नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा नगर हवेली में शेपर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म शताब्दी महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकपाल सिंह उपस्थित रहे। हमने उनसे बात की और कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। देखिए लोकपाल सिंह ने हमारे चैनल पर सीधी बात में क्या कहा। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं संजय सिंह अपने सहयोगी समीर गोहिल के साथ आज एक विशेष अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यह विशेष अवसर हमारे सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। जो यह एक ऐसा कार्यक्रम है और ऐसे परिप्रेक्ष्य में रखा गया जिसने सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। हम बात कर रहे हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर की, जिन्हें जन माता और लोक माता भी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार अपनी तरफ से विभिन्न कार्यक्रम तो आयोजित कर ही रही है, लेकिन सामाजिक संगठनों के द्वारा और सरकारी संस्थाओं द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दादरा नगर हवेली में पिछले एक महीने से राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय और उनके जन जागरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी संदर्भ में आज एक कार्यक्रम यहाँ पर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जो कि शेपर्ड इंटरनेशनल इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से कई अतिथि शामिल हुए और लगभग 10 राज्यों के अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए हैं, वो बहुत ही गौरव का विषय रहा है कि वह हमारे बीच और दादरा नगर हवेली में आए। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस लोकपाल सिंह का, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जस्टिस के तौर पर कार्य किया और लोगों को न्याय देने का कार्य किया। हमारे साथ उपस्थित हैं जस्टिस लोकपाल जी। मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि इतिहास में कहाँ चूक हुआ कि आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को कम ही लोग जानते हैं, और ऐसा क्या किया जाए जिससे लोक माता अहिल्याबाई को जन जन तक पहुंचाया जा सके और सनातन धर्म के पुनर्स्थान में उनके योगदान को पहचाना जा सके। सर देखिएगा, लोक माता देवी अहिल्याबाई का जो शासन रहा वो एक बहुत महत्वपूर्ण शासन रहा, जिन्होंने सनातन की पूरी रक्षा की। आपको ज्ञात है कि उन्होंने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और ब्रिटिश शासन से पूर्व जो भी कार्य देश के लिए किए गए वो अविस्मरणीय है। क्योंकि उनके शासन के तुरंत बाद ही देश के अंदर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ और इसलिए वो जो गौरवमयी उनका इतिहास था उससे उनको वंचित होना पड़ा। और इतिहास आप जानते हैं कि शासन के दबाव में भी आकर लिखा जाता है, उनके इतिहास को जैसा था वैसा नहीं दर्शाया गया। सर, अभी भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक मंच से यह घोषणा भी किया था कि हम इतिहास को फिर से अवलोकित करेंगे, अर्थात फिर से लिखने का कार्य करेंगे। तो क्या आप ऐसे भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसमें राजमाता अहिल्याबाई की विशेष जो सनातन धर्म के पुनर्जागरण, मंदिरों का जीर्णोद्धार जैसे विषय थे, उसको फिर से शामिल किया जाए? आपने ठीक सवाल किया है। जब इस देश के अंदर आज़ादी के बाद क्योंकि सेकुलर के नाम पर जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने इस देश की गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखा और इतिहास जो है वो तोड़ मरोड़ करके लिखा गया। मैं इस केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस केंद्र सरकार ने जहाँ एक और अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए कानूनों को समाप्त करने का काम किया और अपने देश के और काल परिस्थिति के अनुसार अभी नए कानून बनाने शुरू किए हैं और साथ साथ जो इतिहास में कमी हुई है उनको समाप्त कर एक सही इतिहास लिखने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए मैं देश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सर, जिस तरह से इतिहास के संबंध में बात किया जाए तो नाम आता है एक वर्तमान कुछ वर्षों पहले रोमिला थापर का। तो आप एक
जस्टिस रहे हो और रोमिला थापर का एक ऐसा लिखा हुआ इतिहास ही सीबीएसई और जो पैटर्न है उसमें माना जाता है और उससे जो हमारे सिविल सर्विसेज जो होते हैं उनकी रोमिला थापर की लिखी हुई किताबों को ही उनमें कंसर्न किया जाता है, स्वीकृति दी जाती है। तो क्या अब ये समय आ गया कि ऐसे इतिहासकारों को से भी सरकार को पीछा छुड़ाना चाहिए? देखिए, जो रोमिला थापर जैसे ये कोई भी इतिहासकार हो या कोई भी लेखक हो, यदि वो लीक से हट करके और इतिहास को दबा करके अपना लेखन कार्य करता है तो वह देश के लिए दुखदाई होता है। यहाँ देश के अंदर जो शिक्षा प्रणाली हमारी शुरू की गई, वो शिक्षा प्रणाली भी हमारी अच्छे से नहीं शुरू की गई और अब इस नई सरकार ने 2020 के अंदर जो नई शिक्षा नीति लाई है, उससे निश्चित रूप से जो हमारी महत्वपूर्ण बातें इतिहास से छूट गई थी, जो हमारी शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया था, मैं समझता हूँ अब वो सारी बातें शिक्षा में जोड़ी जाएंगी और नई शिक्षा प्रणाली जो हम अब देख रहे हैं कि कुछ हमारी गुरुकुल पद्धति के साथ भी आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा प्रणाली इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। सर, आप हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान ऐसी कहीं तो चीजें आई होंगी कि आप बहुत अनकंफर्टेबल रहे होंगे कि आप सही चीजें जानते हुए भी ऐतिहासिक तथ्य जो निहित किए गए थे उनके आधार पर आपको फैसले सुनाने हो पड़े होंगे जो कि वो ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्य गलत थे। मेरा ये सौभाग्य रहा कि जो भी मेरे सामने केसेस आए, मैंने उनको अपने विवेक से निर्णित किया और मैं किसी ऐसे इतिहास और ऐसे निर्णयों के आधार पर मैंने अपने कोई निर्णय नहीं दिए जो मेरे मन को और मेरी संवेदना को विचलित करते हों। पूरा प्रयास रहा कि एक निष्पक्ष और तर्कहीन निष्पक्ष मैं निर्णय दूं और जो तर्कहीन भी निर्णय आए, कहीं के भी हो, किसी भी न्यायालय के हो, उनको मैंने हमेशा मानने से इनकार किया और अपने विवेक से निर्णय दिए। सर, आने वाले समय में अब न्याय व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है। आप जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट में, तो क्या आप एक ऐसा संदेश देना चाहें कि जिससे न्याय व्यवस्था और पारदर्शी बन सके, जो मामले लंबित हैं उसको उसका निपटारा तेजी से हो सके? देखिए, देश के अंदर बहुत पुराने मुकदमे पड़े हुए हैं और लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। न्याय के बारे में कहा गया है कि देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है और न्याय प्रणाली में मैं समझता हूँ सुधार की बहुत आवश्यकता है। सर, कॉलेजियम सिस्टम को भी आप क्या सोचते हैं कि उसमें बदलाव होना चाहिए? बार-बार सरकार और न्यायपालिका के बीच जो टकराव है, वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ही है। और आप क्या सोचते हैं, ये सिस्टम ठीक है या सरकार जो सिस्टम लाना चाहती है वो और बेहतर होगा? देखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है। ये पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है, ऐसा तो मैं मानता हूँ और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। लेकिन जो जजेस के अपॉइंटमेंट का है, वो जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से होता रहे, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन उसकी पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। और जब हम न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से करते हैं, तो कॉलेजियम की और सुप्रीम कोर्ट की और सभी हाई कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छे न्यायविदों का, जो अच्छे न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और अगर कहीं किसी के विरुद्ध जरा सी भी कोई शिकायत आई है न्यायाधीश बनने से पूर्व, उन लोगों के लिए न्यायाधीश बनाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाना। सर, अभी जस्टिस वर्मा दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके घर पे जिस तरह से कैश का मामला आया और सरकार ने जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो क्या आप इसको किस एंगल से देखते हैं?
देखिए, सरकार ने तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है और ऐसी घटनाएं न्यायपालिका के लिए शर्मसार जिस करने तरह वाली से है। उपराष्ट्रपति का बयान उनके संदर्भ में आया, तो उस दिशा में पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया उपराष्ट्रपति द्वारा। उपराष्ट्रपति महोदय ने जो अपना बयान दिया है, मैं उस बयान से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जैसे ही इस कांड का पर्दाफाश हुआ था, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी न्यायाधीश को हटाने का कार्य सिर्फ या तो पार्लियामेंट कर सकती है या वो रिजाइन कर दे, अन्यथा कोई वो तरीका नहीं है कि किसी हम न्यायाधीश को जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उसको हटा सके। ये थे जस्टिस लोकपाल सिंह। सर का ये कहना है कि आने वाले समय में सरकार एक बेहतर न्याय व्यवस्था कायम करेगी और जिस तरह से पुराने न्याय व्यवस्था में लोगों को देरी से न्याय मिल रहा है, वो कहीं न कहीं न्याय करने के तरीके को पर सवाल उठाती है और आने वाले समय में सर के लोकपाल सिंह जैसे जस्टिस आने वाले समय में लोगों के आदर्श बनेंगे और इनके कहे हुए आधार पर सरकार और न्याय व्यवस्था एक ऐसे रास्ते पे पहुंचेगी या एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचेगी कि लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ होगा।